हेलो धुरंधरों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम चैप्टर लेकर आए हैं सत्ता की साझेदारी। सिविक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं हम। पहले सबसे हम सिविक्स पढ़ेंगे, फिर इको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम जियो पढ़ेंगे एंड लास्ट में हैट्रिक समझने से सब कुछ सबसे रट्टा ही मारना है उसको कवर करेंगे। मैं सरसी जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज से वीडियो डेडिकेटेडली आती रहेंगी और आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले इस टर्म को समझो कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। सत्ता पावर, पावर मतलब पॉलिटी, जिसके अंदर सारे नेता वगैरह अपनी सत्ता को चलाते हैं। वो चीज की साझेदारी मतलब उसको शेयर किया जा रहा है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब इसी तरीके से समझो कि सत्ता के अंदर किस तरीके से लोगों ने साझेदारी करना पसंद किया। और यहाँ पर है पर्टिकुलरली हम दो देश हैं जिसका नाम है श्रीलंका और बेल्जियम। बेल्जियम नाम आपने भले ही ना सुना हो, आपके लिए नया हो, लेकिन श्रीलंका नाम सुना ही होगा कि उसमें किस तरीके से सत्ता की साझेदारी रही है और इसमें बेल्जियम ने कितनी समझदारी के साथ में सत्ता की साझेदारी को एक्सेप्ट किया। लेकिन श्रीलंका के अंदर आज भी कई सारे तनाव मौजूद है जो कि स्टार्ट हुए हैं इसी रीजन पर कि वहां पर सत्ता की साझेदारी अच्छे तरीके से नहीं हुई है। और हमारे देश में किस तरीके से सत्ता की साझेदारी की गई है इस चीज को भी कवर अप यही इसी वीडियो में किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है परिचय, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जो लोकतंत्र की यात्रा है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। और पिछले साल हमने मतलब पिछले अगर क्लास 9 में आपने देखा ही होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से एक अंग तक सीमित है, एक पर्टिकुलर अंग तक सीमित नहीं है। और किस तरीके से जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपनी पूरी समझ से सत्ता को विकेंद्रित करती है। विकेंद्रीकृत मतलब बांटती है। किस तरीके से लोकतंत्र में कामकाज के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में मतलब पिछले 3 अध्यायों में हम यहाँ पर समझ रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी पर सोच विचार किस तरीके से किया गया था, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। आइए अब यहाँ पर हम दो देशों की स्टोरी को समझ रहे होंगे जो कि है बेल्जियम एंड श्रीलंका। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से दो घटनाएं हुई थी, बट दोनों ही सिमिलर ही थी, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों ने इसमें डीलिंग करी जो कि किसी देश के लिए बहुत बेहतर साबित हुई। और श्रीलंका जैसे देश के लिए आज भी ये बहुत ही ज्यादा तनावमयी घटना है। यही से स्टार्ट कर देते हैं हम अपने चैप्टर को, जहां पर हम सबसे पहले समझ रहे होंगे बेल्जियम के बारे में। ऑल इंपॉर्टेंट लाइंस आर हाईलाइटेड, और जिसको एनसीईआरटी ने खुद हाईलाइट करके दिया है वो तो ऑलमोस्ट खुद ही और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कवर करेंगे बेल्जियम को। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हम अगर हरियाणा राज्य की देखें ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि लैंड एरिया की दृष्टि से काफी छोटा है। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो सीमा रेखा है यानी कि अगर हम बोले कि जो बेल्जियम की बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पर है फ्रांस, ये रहा जर्मनी, ये रहा नीदरलैंड और ये रहा लग्जमबर्ग। जैसा कि यहाँ पर खुद टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जो बेल्जियम की सीमा रेखा है वो मिलती है। और यहाँ पर अगर हम आबादी की बात करेंगे तो हरियाणा राज्य से आधी है यानी कि 1 करोड़ आबादी यहाँ पर हमें बेल्जियम की देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है जो कि बेल्जियम की जातीय बनावट को जटिल कैसे थी उसको समझाइए। तो बेल्जियम के ऊपर एक पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि बेल्जियम की जातीय बनावट किस तरीके से जटिल थी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो होता है देश, ठीक है, एक तो होती है कंट्री और एक होती है उसकी राजधानी। तो यहाँ पर ये देर लिखा हुआ है वो देश समझाता है यहाँ पर, और इधर से राज्य है। तो यहाँ पर समझिएगा कि देश के अंदर जो 59% था वो फ्लेमिश इलाके में रहता था, लेकिन यहाँ पर जो 59% है भाषा लोग 59 आबादी जो थी, पॉपुलेशन थी, वो डच भाषा बोलती थी, लेकिन बची जो 40% है वो फ्रेंच भाषा बोलती थी।
एक जिसमें अगर हम 59 और 40 को सम अप करेंगे प्लस करेंगे तो 99 आएगा। इसमें 1% रह गया, 1% जो होता है वो जर्मन भाषी लोग बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। लेकिन ऐसा ही दूसरा उल्टा है ब्रुसेल्स के अंदर। किस तरीके से होता था, ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते थे जबकि 20% लोग डच बोलते थे। यानी कि ये तो हो गया कंप्लीटली उल्टा, कि देश के अंदर फ्रेंच भाषा ज्यादा बोली जा सॉरी देश के अंदर डच भाषा वो ज्यादा बोली जा रही है, फ्रेंच भाषा कम बोली जा रही है। और राज्य के अंदर फ्रेंच भाषा ज्यादा बोली जा रही है और डच भाषा कम बोली जा रही है। ये था इसका जातीय बुनावट, जिसकी वजह से बहुत आपको खींचातानी देखने को मिलेगी। अल्पसंख्यक की बात करें कि यानी कि देश के अंदर जो थे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा वाले लोग थे, लेकिन ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो पैसे वाले ज्यादा थे और थोड़े से स्ट्रॉन्गर थे दैन डच भाषी लोग। और जो डच भाषी लोग थे उन लोगों को तो बहुत समय तक शिक्षा का लाभ भी नहीं मिला था, उन्हें तो शिक्षा ही नहीं मिली थी, ना उनका आर्थिक विकास इतना स्ट्रांग था कंपैरिजन टू दी फ्रेंच। यहीं पर नाराजगी डच भाषी लोगों का यही नाराजगी थी कि हम पॉपुलेशन में ज्यादा है तब भी हम फ्रेंच भाषी लोगों की जिनके जो पॉपुलेशन में कम है उनसे आके दबे हुए क्यों है। 1950 से लेके 1960 के दशक यानी कि 1950 से लेके 1970 तक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं और जो डच भाषी लोग हैं इनके बीच में बहुत भयंकर तनाव देखने को मिला है। अब यही जो तनाव था ये इसका तीखा रूप देखने को मिला राजधानी ब्रुसेल्स में, और वहां पर तो टकराव भी बहुत भयंकर हुआ था। डच बोलने वाले जो लोग थे वो इस हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, यानी कि वो पॉपुलेशन में ज्यादा थे। लेकिन जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो पैसे वाले और समृद्ध, उनके पास में पॉपुलैरिटी एंड जो वो लैंड एरिया प्रॉपर्टी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो थोड़े से इसी टेंशन में थे कि हम ज्यादा है पॉपुलेशन में और हमारे पास में धन संपदा जो है वो कम है। ये थी थोड़ी बहुत जानकारी जो कि ब्रुसेल्स को अपने आप में एक बहुत ही जातीय बनावट और तनाव का क्षेत्र बना रही थी। अब यहीं से समझेंगे कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, उसके अंदर किस तरीके से ये जो तनाव की भावना थी वो रेगुलरली देखने को मिल रही थी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। नॉर्मली आपको पता होगा द्वीपीय देश का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश था जो तमिलनाडु से, भारत के तमिलनाडु स्टेट के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर देखने को मिल जाएगा। इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ के बराबर ही थी, यानी कि हरियाणा राज्य के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की जो आबादी है उसके अंदर जो जातीय समूह के लोग हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से रहते थे। यहाँ पर 2 तरीके की भाषा बोली जाती थी, एक भाषा है सिंहली और दूसरी भाषा है तमिल। अब यहाँ पर सिंहली भाषा तो इनकी खुद की, मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं ये इनकी खुद की भाषा है, लेकिन जो तमिल भाषी लोग हैं वो लोग हैं जो जब भारत मुल्क जो था, भारत देश है जो हमारा, वो गुलाम हुआ करता था किसी जमाने में, तो उस समय भारत के तमिलनाडु एरिया के जो तमिल भाषी लोग थे उन लोगों को तमिलनाडु वहां पर भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था कि वहां पर जाकर आप मजदूरी करो। तो वो लोग उनकी जो मतलब जब उन लोगों को भेजा गया था तो वो वहीं बस गए, वहीं रहने लगे। तो आज उनकी जो जनरेशन है, जो उनकी वंश है, वो आज भी वहीं रहता है, तो तमिल भाषा वो बोलता है। तो ये टकराव ये था कि जो सिंहली लोग हैं वो 74% है, मतलब सिंहली भाषा जो बोलते हैं वहां पर वो 74% है, लेकिन जो तमिल भाषा लोग हैं वो 80% है। ठीक है, सॉरी 18% है, सॉरी फॉर दैट इट्स 80%, 18% है। तमिल जो भाषा बोलते हैं वो 2 लोग हैं। अब वो 2 लोग कौन है, श्रीलंकाई मूल के तमिल, मतलब जो श्रीलंका में ही रह रहे हैं शुरू से और तमिल भाषा बोलते हैं, और दूसरे यहाँ पर हिंदुस्तानी तमिल जो कि औपनिवेशिक सरकार, यानी कि जब औपनिवेशिक यानी कि जब अंग्रेजों का हमारे देश पे शासन था तो बागानों में काम करने के लिए भारत से भेजे गए थे श्रीलंका, और वहां पर जाकर उन्होंने काम किया, वहां पर वो बस गए, तो वहां पर लोगों की संतान है। अब यहाँ पर जो 18% है इसमें से 13% लोग श्रीलंकाई मूल के तमिल है और दूसरे 5% बचा वो हिंदुस्तानी तमिल है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। मौजूद तमिल का अगर श्रीलंका का अगर हम नक्शा देखेंगे तो वहां से हमें एक चीज समझने को नोटिस करनी होगी। ब्लूइश कलर में जो है वो श्रीलंका है, जो कि भारत के मतलब तमिलनाडु क्षेत्र के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट को और अच्छे से गौर करें
तो यहाँ पर जो ये मैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके अंदर अगर हम ये गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे कि जो तमिल भाषी लोग हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, वो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, यानी कि तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी प्रांतों में देखने को मिलते हैं। और जो सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो बौद्ध धर्म को यहाँ पर भी संरक्षण करेंगे। तमिल भाषी जो लोग हैं, तब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करके दो ही वो थे, ज्यादातर जो देखे गए थे धर्म, तो हिंदू मुस्लिम दो ही वहां पर तमिल भाषी लोग देखने को मिलते हैं। श्रीलंका की आबादी जो है उसमें ईसाई लोगों की जो मात्रा है वो 7% है, तो ईसाई लोग तो भाई इंग्लिश ही बोलेंगे। सिंहली और तमिल दोनों जो लोग हैं वो मतलब जो सिंहली और तमिल भाषा है वो ईसाई लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अब वहां पर वो जो रह रहे हैं तो वहां पर उन्हीं लोगों से उन्हें कम्युनिकेशन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस तरीके से फैला, किस तरीके से जो सिंहली भाषा है जो 74% यूज करते हैं वो किस तरीके से अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के पीछे पड़ी हुई थी। अब भारत के आजाद होने के 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। तो ये एक टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ था, तो 1948 इज द बेस्ट आंसर, आप इसी को टिक कर आइएगा। सिंहली समुदाय के जो नेता थे वो बहुसंख्यक थे, मतलब वो बहुसंख्यकवाद पर बल दे रहे थे कि हमें अब हम ताकतवर है, हम ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारी इस देश में चलेगी, हमारा शासन रहेगा। तो इस टाइप की कंडीशन लेके बैठे हुए थे जो लोग सिंहली भाषा बोलते थे। इस वजह से वहां पर लोकतंत्र रूप मतलब लोकतांत्रिक रूप होने की वजह से भी, मतलब वहां पर लोकतांत्रिक रूप से सिंहली समुदाय के जो नेता है उनका निर्वाचन हुआ और बहुसंख्यकवाद पर ही कदम उठाए गए। अच्छे अच्छे कदम बहुसंख्यकवाद पर थे। तो जब बहुसंख्यकवाद पर जो पहला कदम उठा वो उठा था 1956 में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इन लोगों ने कानून बनाया। कानून ये था कि सिंहली भाषा एकमात्र राजभाषा, यानी कि हमारे पूरे देश में लोग सिर्फ सिंहली भाषा को पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, इसी भाषा में जो ऑफिशियल नोटिस है वो रिलीज होंगे। तो ये चीज तमिल भाषी लोगों को बहुत ज्यादा खटकी, यानी कि विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा ही पढ़ाई जाएगी, लिखाई जाएगी, उसी चीज में सारे सिंहली भाषा में ही सारे काम होंगे। संविधान में एक और प्रावधान किया गया कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत पॉपुलैरिटी यहाँ पर मिलेगी। इससे जो तमिल भाषी लोग थे वो एक तो इस वजह से डर गए कि भाई तमिल भाषा में हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिंहली भाषा क्या है, कैसी है। अब यहाँ पर लोग अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगे और यहाँ पर जब बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की बात होती तो यहाँ पर ये लोग अपने धर्म को लेके बहुत चिंतित होने लगे। एक एक करके जो फैसले थे वो सिंहली जो तमिल भाषी लोग हैं, वो श्रीलंकाई तमिल भाषी लोग हैं, उनको नाराज करने लगे। तो इससे जो शासन से उनका बेगानापन उठने लगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि अपनी खुद की पार्टी बना दी, अपनी खुद की राजनीति, जो इनकी खुद की तमिल भाषा है उसको बहुत ही बोलिए कि ये हमारी देश की राजभाषा है। तो इस तरीके से ये लोगों ने अपने कदम उठाए। इस तरीके से यहाँ पर जब लोगों को फील होने लगा कि अगर कोई नौकरी, कोई भी रोजगार में कहीं भी हमें फायदा तो देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम तमिल भाषा बोलते हैं और ये लोग सिंहली भाषा को ही प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो इन दोनों ही समुदाय के बीच में जो हालात थे वो और भी ज्यादा बिगड़ते गए। गाइस, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना अच्छा बेहतर कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी सामने रख के एक पॉइंट अच्छे से क्लियर आउट कराया जा रहा हो। अगर आप श्रीलंका के इस मैप को देखोगे तो यहाँ पर जो सिंहली भाषी लोग हैं, ये पूरा ये येलो एरिया, ये पूरा जो ये येलो एरिया है वो सिंहली भाषा यहाँ पर लोग बोलते हैं। तो 74% तो यहाँ से देखने को मिल सकते हैं कि 74% तो ये होगा। अब यहाँ पर जो ऑरेंज एरिया, ये जो ऑरेंज एरिया है यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल लोग रहते हैं, यानी कि ये श्रीलंका के ही लोग हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं वो लोग हैं। यहाँ पर ये जो कुछ ब्राउनिश एरिया है ना, यहाँ पर भारतवंशी तमिल रहते हैं, जो भारत से श्रीलंका पहुंच गए जब अंग्रेजों का शासन था, तब ये जो एरिया है यहाँ पर ये लोग रहते हैं। मुसलमान जो है, मुसलमान वो यहाँ पर ये पॉइंट डॉट 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 अजीब तरीके से डॉट डॉट है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अगर आपसे एक 2-3 नंबरों में अगर पूछ लिया जाए कि बहुसंख्यक बात क्या है, तो
तो यहाँ पर एक जो समुदाय है वो बहुसंख्यक होता है, यानी कि संख्या में ज्यादा होता है, तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश को चलाने के पीछे पड़ जाता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं अपनी तरीके से देश को चलाऊंगा। तो इससे क्या देखने को मिलता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो संख्या में कम है, उनकी जो जरूरत है, उनकी क्या इच्छा है, उस चीज को अवहेलना कर दी जाती है कि हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा, क्या जरूरत है। तो इस वजह से जो देश में रहने वाले लोग हैं वो दो हिस्सों में टूटकर बिखर जाते हैं। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी अब राजनीतिक पार्टी बना दी, अपनी भाषा तमिल को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया, और जो क्षेत्र था मतलब उसमें हासिल, मतलब ये जो क्षेत्र ये हमारा है, इस एरिया को पाने के लिए अपने आंदोलन विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। शिक्षा पर जोर दिया गया, रोजगार के अवसरों को ढूंढा गया, और इस सब के चलते संघर्ष और बड़े जटिल हो गए। लेकिन तमिल जो आबादी वाले इलाके में जो सहायता है, उनकी मांग को बार बार नकारा गया। मतलब अब यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि जो तमिल, अगर तुम हमें अपने देश में इज्जत नहीं देना चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते, तो हमें हमारा एरिया दे दो, हमें हमारा एक अलग देश दे दो, हमें हमारा एक इलाका दे दो। तो इस मांग को ये लोग नकारने लगे। कौन? सिंहली भाषी लोग। 1980 के दशक में अगर हम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम मतलब होता है सरकार, यानी कि 1980 के पूरे दशक में, 1980 से लेकर 1990 तक उत्तर पूर्वी जहाँ जहाँ ये तमिल भाषी लोग रहते थे, इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली, अपनी राजनीतिक संगठन बनाने लगे। इससे जो था श्रीलंका में दो समुदाय के बीच में यहाँ पर टकराव लगातार देखने को मिले, और जो सहेली भाषी लोग थे वो तमिल भाषी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे, तमिल भाषी लोग सहेली भाषी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए गृह युद्ध की भावना आ गई लोगों। अब यहाँ पर गृह युद्ध होने लगे देश में। तो इसका परिणाम क्या देखने को मिला कि इन दोनों ही समुदाय के हजारों लोगों को मारा गया, लोग मरे, और अनेक परिवार अपने श्रीलंका को छोड़ के दूसरे देशों में जाकर बसने चले गए। इससे कई लोगों की जो रोजी रोटी थी वो चौपट हो गई, और जो गृह युद्ध के लिए जो मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों के साथ बीता। 2009 में ये देखा गया कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध सारे समाप्त हो गए। 2009 में ही बहुत सारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 2009 में किसका जन्म हुआ था। बेल्जियम की समझदारी। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका ने बेवकूफी दिखाई, और यहाँ पर बेल्जियम किस तरीके से अपने आप को समझदार बनाने के पीछे पड़ चुका था। बेल्जियम के जो नेता थे ना, उन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल अलग ढंग अपनाया कि भाई हम तो अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय अंतर, यहाँ पर था क्षेत्र में अंतर और सांस्कृतिक जो अंतर थे, उनको स्वीकार किया। किसने? सरकार ने। 1970 से लेकर 1993 के बीच में, मतलब इन पूरी सालों में संविधान का 4 बार संशोधन किया गया, बस इसीलिए कि जो देश में रह रहे जो लोग हैं वो खुद को सरकार से अलग ना समझे, देश से अलग ना समझे, बेगानापन मतलब महसूस ना करें, सब मिलजुल कर हंसते खिलखिलाते हुए, एकता को दिखाते हुए इस तरीके से रहे। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छे से बनाया। तो यहाँ पर जो बेल्जियम का मॉडल है ये बहुत सारी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। तो यहाँ पर हम इसे पूरे पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब बेल्जियम में क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से बेल्जियम में जो फ्रेंच डच भाषी लोगों का पूरा ये कॉम्प्लेक्स चीज थी, जातीय बनावट थी, तो वो उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को इस चीज में ढाला। संविधान में इस बात को अच्छे से समझाया गया है कि जो संविधान, कौन सा संविधान? बेल्जियम का संविधान। तो वहां पर क्या है, जो केंद्रीय सरकार है, मतलब जो केंद्र है, मतलब वो जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश की होती है। जैसे हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी की है। तो केंद्रीय सरकार जैसे कि पूरे देश की जो सरकार है, वहां पर अगर हम बेल्जियम में देखें तो सरकार मतलब केंद्र में, मतलब पूरे देश में डच भाषी लोग ज्यादा थे, फ्रेंच भाषी लोग कम थे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे देश के अंदर जो डच भाषी लोग हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं, दोनों के जो मंत्री हैं, यानी कि सत्ता में जो मंत्री बैठेंगे उनकी संख्या बराबर कर दी। यानी कि अगर डच भाषी लोग तीन मंत्री हैं तो फ्रेंच भाषी लोगों के भी 3 मंत्री रहेंगे, यानी कि इक्वालिटी ला दी। कुछ विशेष कानून तय कर, मतलब अगर देश में कभी भी कोई कानून बनाया जाएगा तो उसके पीछे दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो बहुमत है वो बराबर होनी ही चाहिए। यानी कि कोई एक पक्ष पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर फैसला लेकर अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना सकता। केंद्र सरकार की अनेक जो शक्तियां हैं वो 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को संबोधित करती, मतलब
उन्होंने क्या करा, एक और सरकार बना दी। वो सरकार थी राज्य सरकार, यानी कि क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, स्टेट की भी उन्होंने एक सरकार बना दी, जिसको कहा उन्होंने राज्य सरकार। यहाँ पर संविधान में ये चीज भी लिखी कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं, यानी कि राज्य सरकार को अपने मन चाहे ढंग से वो अपनी सरकार को चला सकती है, केंद्र सरकार उस पर जोर नहीं दे सकती। ये लाइन भी थोड़ा हाईलाइटेड कर लेना, क्योंकि यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में कुछ भी बनकर आ सकता है। ब्रुसेल्स में, यानी कि राजधानी में, जैसे कि देश के अंदर क्या था, पूरी सारी चीजें अलग थी, डच भाषी लोग ज्यादा थे, फ्रेंच भाषी लोग कम थे। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए इस तरीके से प्रावधान बनाए। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में अलग ढंग था, वहां पर फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा थे और डच भाषी लोग कम थे। तो जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार के अंदर डच भाषी लोगों ने ये कह दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आधी आधी, मतलब अगर 3 डच भाषी लोग होंगे तो 3 फ्रेंच भाषी लोग होंगे, मतलब जो मंत्री है वो बराबर होंगे। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने भी यही समान अधिकार दे दिया, मतलब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि ब्रुसेल्स में भी इसी तरीके से हम अपने कर सकते हैं। केंद्र सरकार में जिस तरीके से डच भाषी लोगों ने अपना समर्थन दिया, इसी तरीके से हम अपने प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर सकते हैं। तो सरकार ब्रुसेल्स में जो अलग सरकार बनाई गई, जिसमें और दोनों समुदाय के जो समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि जैसे ही डचवासी लोग बराबर है, अगर डचवासी लोग 2 हैं, अगर नेता अगर 2 हैं, और उसी तरीके से जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो भी 2 ही होंगे। तो इस चीज को यहाँ पर डचवासी लोगों ने एक्सेप्ट किया और सेम एज इट फ्रेंच भाषी लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट मतलब एक एड्रेस देखने को मिलेगा, जो कि फ्रेंच भाषा और डच भाषा दोनों में ही दिखाया गया है। कहाँ पर है ये? बेल्जियम की एक बस्ती का ये पता है, एड्रेस है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा यहाँ पर एक और तरीके की सरकार होती है, जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब ये सामुदायिक सरकार किस तरीके से होती है? जैसे फ्रेंच भाषी लोग हैं, डच भाषी लोग हैं और जर्मन भाषी लोग हैं, इनके अलग अलग समुदाय हो गए। अब इनका ध्यान रखना, इनकी संस्कृति को संभाल कर रखना, इसे शिक्षा का अधिकार मिले, इनके भाषा के लिए कोई मसला ना हो, इस सारे मसले पर ये ध्यान देती है, जो है सामुदायिक सरकार। ये एक विशेष तरीके की सरकार है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में ही देखने को मिलती है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ ना कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स तो लगा ही होगा ना, कि मतलब किस तरीके से जो भाषी लोग हैं वो देश में अलग अलग है और राजधानी में अलग तरीके से उनकी परसेंटेज देखने को मिलती है। निश्चित रूप से ये तो है भाई, ये तो जटिल है। ये खुद बेल्जियम के रहने वालों ने अपनाया है कि भाई हाँ, हमारे अंदर ये कठिन है। लेकिन जब इन लोगों ने ये व्यवस्था अपनाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, इससे यहाँ ये चीज देखने को मिली कि इस देश के अंदर गृह युद्ध जैसी चीजें पॉसिबल ही नहीं हुई, गृह युद्ध रुक गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बेल्जियम ने अपनी समझदारी निभाई। और अगर हम एक तरीके से देखें तो यूरोप के कई सारे देशों ने एक यूरोपीय संघ बनाया। तो उन लोगों ने फैसला लिया कि हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे, यानी कि मुख्यालय बनाएंगे। 1 मार्क में आ जाएगा कि भाई ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, तो आपको बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और यूरोपीय संघ किस देश में स्थापित है, मतलब उसका जो मुख्यालय है वो किस देश में, तो बेल्जियम में, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो हाफली फिल हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप एमएससी में कोई भी वीडियो पढ़ते थे, मतलब एमएससी मोरल साइंस में अगर आप कोई भी ऐसे कहानी पढ़ते थे कि लालच बुरी बला है, शिक्षा देखने को मिलती थी, लालच बुरी बला है, घमंड नहीं करना चाहिए, तो आपको इन 2 कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है, ये चीज देखते हैं। यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गई कि दोनों ही देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पर जो सत्ता की साझेदारी का जो सवाल है, उन दोनों ही देशों ने अलग अलग तरीके से इसको निपटाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो बेल्जियम के नेता है, उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र की जो भावना है, उन सभी का आदर करने की कोशिश करी। आदर करके इन लोगों ने देश की एकता को पॉसिबल बनाया। लेकिन यही जो एहसास है, ये श्रीलंका में देखने को नहीं मिलता। श्रीलंका ने ठीक इससे दूसरा रास्ता अपनाया और वहां पर श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यकवाद है इसको बढ़ावा मिला, जिस वजह से जो अल्पसंख्यकवाद है उसको दबाया गया। और आज भी उस देश की जो एकता है उस पर संकट कभी भी पढ़ सकता है। यहाँ पर ये एक पेंटिंग है जिसमें जर्मन इंजीनियर का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट को दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है, ये पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सत्ता की साझेदारी आखिर
क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें कि सत्ता का जो बंटवारा है वो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, जो सामाजिक समूह है, अलग अलग भाषी लोग हैं, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं, उनके बीच में जो टकराव की जो गृह युद्ध जैसी जो भावना है वो कम हो जाती है। इससे जो हिंसा है, विद्रोह है, इसकी जो भावना है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए सत्ता में उन्हें हिस्सा कोई ना कोई दे देना चाहिए। बहुसंख्यकवाद जो होती है, यानी कि बहुसंख्यक जो संख्या में ज्यादा है, उनकी जो इच्छा है, मतलब वो जो चाहते हैं अपने देश से, वो दूसरे अल्पसंख्यकवाद समुदायों पर नहीं थोपना चाहिए। ये चीज पॉसिबल हो जाती है जब हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं, सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। आगे चल के क्या होता है इससे, मतलब उस समय पे तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बहुसंख्यकवाद बहुत अच्छा पॉजिटिव, जैसे कि 1948 में 1956 में जब वहां पर श्रीलंका में सियली भाषा को राजभाषा, एकमात्र राजभाषा घोषित किया, तो वहां के लोगों को लगा, जो क्योंकि वो 74% है तो उनकी भाषा ज्यादा पॉपुलर हो गई, ज्यादा पावरफुल हो गई, उन लोगों को तब अच्छा लगा। लेकिन आज के समय पर सवाल उठते हैं तो वो उठते देश की अखंडता पर है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं कर पाए वो लोग। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, तब के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्पसंख्यकवाद के लिए ये तब भी खतरा रहता है और आज भी खतरा लेकर है। बहुसंख्यकवादों को तब अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जब आगे चलकर पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती हैं, तब ये चीज बहुसंख्यकवाद के लिए भी हानिकारक हो जाती है। सत्ता का बंटवारा इसलिए भी ठीक है कि जो सत्ता की साझेदारी है, इसको लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आत्मा इन दी सेंस ऑफ, अगर सत्ता की साझेदारी हो रही है तो लोकतंत्र वहां मौजूद है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जहां लोगों के बीच में शासन व्यवस्था मौजूद हो और वहां पर जो सत्ता का है वो अच्छी तरीके से, जो सत्ता का बंटवारा है वो हो रहा हो और लोग उसमें अपना कोई ना कोई सहयोग दे रहे हो। तो ये वैध सरकार को मानता है कि वैध सरकार, यानी कि एक वैलिड सरकार वही है जहां पर अलग अलग तरीके से जो समूह है वो शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दोनों तर्कों को अगर ये देखें तो एक तो युक्ति परक है, यानी कि युक्ति परक बोल के आगे भविष्य के लिए हानि लाभ, ये चीज देख रहा है कि बहुसंख्यकवाद में कहीं हानि लाभ तो नहीं हो रही है लोगों के बीच में। एक है नैतिक तर्क, एक है नैतिक तर्क मतलब नैतिक शिक्षा, मतलब मोरल साइंस में हमने पढ़ा ही होगा कि लालच बुरी बड़ा है, घमंड नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक नैतिक तर्क है कि भाई हाँ, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र की आत्मा मतलब सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा। ये एक हो गया नैतिक तर्क, यानी कि यहाँ पर एक समझदारी से एक पॉजिटिव पॉइंट लिया गया है, और एक है नैतिक तर्क जिसे हमारे पूर्वज वगैरह बोलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इस चीज को हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि इस चीज से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई बात नहीं, हम कवर कर देंगे। लेकिन जो मेन चैप्टर है जहां से सवाल आते हैं उन चीजों को हम ज्यादा यहाँ पर जोर डाल रहे हैं, ताकि लोगों तक हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारा जो कंटेंट है, वो कम समय में अच्छी तरीके से पहुंच सके। अब यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के रूप किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि लोग ये बोलते थे कि अगर सत्ता की जो शक्तियां हैं वो ज्यादा लोगों तक फैल गई तो निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होगी। अगर 1% तक ही रही, अगर मान के चलो राजा ही है सारे फैसले लेने वाला, सब फैसले वही लेकर, सारे काम वही करेगा, सारे निर्णय वही देगा, तो उस बंदे को आसानी होती है। लेकिन जब लोकतंत्र जैसी चीजें लोगों के सामने आई, तब उन लोगों को ये चीज समझ में आई कि जो सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है, ताकि जो अलग अलग लोगों तक अलग अलग उनकी जानकारियां पहुंच सके। तो लोकतंत्र का ये कि बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत हो, यानी कि जनता के पास सारी शक्तियां हो। एक पर्टिकुलर राजा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास भी सारी शक्तियां ना हो कि वही सारे निर्णय ले रहा है, वही सारे फैसले, वही सारे ऑर्डर्स एंड ऑल रेगुलेशन वही स्टार्टिंग कर रहा है। तो लोग यहाँ पर जब लोकतंत्र आता है तो लोग यहाँ पर ये सोचे कि ये जो शासन चल रहा है वो सिर्फ मेरी मर्जी की वजह से चल रहा है। एक अच्छे ढंग से जो लोकतंत्र है वो समाज को, अलग अलग समूह को, अलग अलग विचारों को सम्मान देता है, और लोकतंत्र की वजह से ही ऐसी नीतियां तय होती हैं, ऐसी नीतियां लोगों के सामने आती हैं जो सभी के हित में पॉसिबल हो पाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता में अपना डायरेक्टली हिस्सेदारी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा ये देख लेंगे कि आधुनिक
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन आज को मॉडर्न जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है उसमें किस तरीके से जो है सत्ता की साझेदारी पॉसिबल हुई है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन तो जरूर बन जाएंगे इन दोनों ही पॉइंट से, जो की है कि क्षैतिज वितरण क्या है और दूसरा ये है कि वो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मली एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई क्षैतिज वितरण क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या सब क्या है। अब आपने देखा होगा कि जब आप अपनी क्लास में नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो जब टीचर पढ़ा रही होती है, नोट्स बना रही होती है, तो आप एक ही डेस्क में बैठे हुए होते हैं, एक ही डेस्क में 4-5 बच्चे बैठे हुए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर टीचर ने नोट्स बोले, आप पीछे रह गए, आप क्या करते हो, अपने बगल वाले में से देखकर अपना नोट्स जो कि है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। और नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो टीचर भी बड़ा चतुर होता है। वो क्या करता है, एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे के पीछे तीसरा बच्चा, तो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से जो चीटिंग करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत तिकड़म बिठाना पड़ता है, अलग अलग तरीके के इशारे देते हैं, तब जाके वो बंदा पीछे पलट के देखता है कि भाई हाँ इसको चीटिंग करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, एक तो एक डेस्क में 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की में से देख के अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा वो एक के पीछे बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के मतलब आगे पीछे इस तरीके से देखकर चीटिंग या फिर बोल सकते हैं अपने नोट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण यही है। क्षैतिज वितरण के अंदर हम ये देखेंगे कि जो सरकार है, यानी कि जो सरकार है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो इसी तरीके से यहाँ पर इस चीजों को देखेंगे। हमारे देश में होती है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपने पढ़े रखा होगा क्लास 9 में, लेकिन अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। विधायिका क्या करती है, वो कानून बनाएगी, वो पूरे देश को, पूरे राज्य को, पूरे एरिया को वो एग्जीक्यूट करेगी कि भाई यहाँ पर ये मतलब इस समस्या है या फिर इस टाइप के कानून से भाई देश को राहत मिल सकती है, फायदा हो सकता है। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका उन कानूनों को फॉलो करवाती है कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं वो इस जो कानून है उसको फॉलो करें। अब न्यायपालिका का काम होता है कि अब कार्यपालिका ये सारे कामों को कर पा रही है, अच्छे से नहीं कर पा रही है, सारे जो देश में कोई विवाद तो नहीं खड़ा हो रहा है, अगर कहीं पर किसी का कोई डाउट होता है या फिर कोई विवाद स्टार्ट हो रहा होता है तो न्यायपालिका अपना न्याय देती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब होता है। इनके बीच में होता है क्षैतिज वितरण, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने बगल में बैठे हुए लोगों के मतलब लोगों के बीच में, मतलब जो क्लास में बैठे हुए बगल में जो बच्चे हैं उनके नोट्स को कॉपी कर सकते हो, मतलब वहां से आप चीटिंग कर सकते हो। तो क्षैतिज वितरण में यहाँ है कि यहाँ पर जो विभिन्न स्तर पर, यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, यहाँ पर जो उनकी शक्तियां है उन पर आप अपना मतलब जो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों मिलकर आप एक दूसरे की शक्तियों को अंकुश कर सकती है, रोक सकती है। यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा अपने पावर का, अपने पूरे रूल्स का बहुत मजाक बना रहा होगा या बहुत मतलब बेकार तरीके से काम कर रहा होगा, तो एक जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर रोक टोक लगा सकती है, न्यायपालिका भी कार्यपालिका पर रोक टोक लगा सकती है। तो यहाँ पर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये वो भाई बहन है जो ना तो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ठीक है, इस तरीके के। तो जो विभिन्न अंग है वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर जो शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा होगा तो ये एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मतलब अपने एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। इससे क्या देखने को मिलता है कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर एक संतुलन बना रहता है, सत्ता का जो संतुलन है वो बना हुआ रहता है। आपने क्लास 9 में ये चीज पढ़ी होगी कि हमारे देश में जो सत्ता है वो सत्ता, जो कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग कर रही होती है, यानी कि जो कार्यपालिका है वो ये देख रही होती है कि हमारे देश में कानून को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। और यहीं पर जो न्यायपालिका है उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कार्यपालिका है वो संसद के अधीन होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि विधायिका के अधीन होता है। लेकिन यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो दोनों पर ही, चाहे फिर वो कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो, वो दोनों पर ही अंकुश लगा सकती है कि तुम कानूनों का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, कानून अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस चीज को देख रेख कर सकती है। इसको हम एक और चीज कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, तो जो यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी हाईलाइटेड हो रहा है ये पूरा आपको राइट ऑन करना होगा। कि नियंत्रण मतलब ये
जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं। और संतुलन, इससे क्या देखने को मिलता है, लोगों के बीच संतुलन की भावना रहती है, सत्ता में जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब एक और चीज आ जाता है उदाहरण वितरण। ठीक है, वो क्या होता है कि वो चीटिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं भाई, हम चीटिंग नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को किस तरीके से देखा जाता है कि देखो भाई, तुम लोगों को पता है ना, हमारे पूरे देश में कौन है, हमारे पूरे देश में एक केंद्र सरकार है। ठीक है, और राज्य की होती है राज्य सरकार है, और जो छोटे मोटे एरिया होते हैं ना, वहां पर होती है उनकी प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी, ये चीज सेम हमारे देश में भी है। तो जो सत्ता का बंटवारा है वो अलग अलग स्तरों पर होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक कॉमन सरकार बनाई जाती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और फिर जो छोटे मोटे क्षेत्र एरिया होते हैं, प्रांत होते हैं, वहां पर अलग अलग सरकार होती है। यानी कि पूरे एक देश में एक सामान्य सरकार होगी, जिसे हम या तो संघ सरकार कहेंगे या फिर केंद्र सरकार कहेंगे, लेकिन पूरे राज्य पर एक सरकार होगी जिसे हम राज्य सरकार कहेंगे। यहाँ पर इसे राज्य सरकार कहते हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देश में बंटवारा ऐसा ही है, मतलब हर देश में बंटवारा इस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो इसी तरीके से है। कई देशों में पता है क्षेत्रीय सरकारें होती ही नहीं है, मतलब राज्य सरकारें होती ही नहीं है। हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में जिस तरीके से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो इस तरीके से फिर ये जो सरकारें हैं वो संविधान में उनका स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती है। इसलिए उनके बीच में सत्ता का जो पावर का बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम ये चीज कवर अप कर रहे होंगे कि केंद्र सरकार हमारे देश में क्या क्या किन किन टॉपिक्स पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन टॉपिक्स पर कानून बना सकती है। तो इस चीज से, यानी कि ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है, तो सत्ता का बंटवारा किस तरीके से हमारे देश में हुआ है, ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है। श्रीलंका में तो ये काम हुआ है भाई, सत्ता का बंटवारा बहुत अच्छे तरीके से बेल्जियम में तो हुआ है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहां पर सिर्फ एक सरकार है जो कि ये सीएलयू की और बहुसंख्यकवाद की। ठीक है, राज्य सरकार के नीचे एक और सरकार होती है जिसे हम नगर पालिका या फिर पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पता होगा आपको। उच्चतर और निम्नतर स्तर पर जो सरकारें होती है उनके बीच में इस बंटवारे को, यानी कि जो ये बंटवारा कहा हमने अभी जो पढ़ा, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो अगले अध्याय में हम इसको पढ़ रहे होंगे कि ये कितना हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या क्या इसके बारे में और भी जानकारियां ले रहे होंगे। सत्ता का जो ये बंटवारा है, इसके बीच में अगर मान के चलो कोई सामाजिक समूह है, कोई मसलन कोई टॉपिक पर लड़ाई झगड़ा है, कोई भाषा के आधार पर कोई दिक्कत है, धर्म के आधार पर कोई दिक्कत है, तो इसको संभाल रही होती है एक और अलग तरीके की सरकार, जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार ये अलग तरीके की सरकार होती है, जो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर देश है जहां पर, जिस तरीके से बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर ज्यादा डच और फ्रेंच भाषी लोगों का ज्यादा वो था, दिक्कत था। तो यहाँ पर सामुदायिक सरकार, अगर मान लीजिए भविष्य में कभी भी इस टाइप का कोई टॉपिक उठकर आया बेल्जियम में, तो सामुदायिक सरकार इसके ऊपर निर्णय ले रही होगी। कुछ देशों के अंदर क्या है, कानून में इस बात का प्रावधान है, संविधान में चीज लिखी हुई है कि जो सामान्य रूप से कमजोर लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको विधायिका में, मतलब जो विधायिका है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वहां पर इनको एक हिस्सेदारी दी जाएगी कि मतलब इतना % कंट्रीब्यूशन महिलाओं का हमारी इस विधायिका में होगा, या ये होगा, मतलब एक तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। पिछले साल 9th क्लास में जब आप थे, तब आपने एक देश में एक प्रचलित आरक्षित चुनावों वाली एक क्षेत्र व्यवस्था को पढ़ा था, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने तो 10th नहीं करी, तो 9th भी नहीं की होगी, कोई बात नहीं। इस तरह जो व्यवस्था है वो विधायिका प्रशासन में अलग अलग तरीके से सामाजिक जो समूह है उनके बीच में अपनी हिस्सेदारी दिखाती है, तो ताकि जो लोग हैं वो खुद को एक सरकार से अपना हिस्सा समझे कि भाई हाँ, हम इसी देश के निवासी हैं, हम लोकतंत्र के व्यक्ति है। अल्पसंख्यक समुदाय की इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी देखने को मिलती है, यानी कि जब सत्ता में ये बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर ये समाज है, ये समुदाय है, इनकी इतनी % होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बन जाती है उन समुदाय के लिए जो थोड़ा सा, इनको थोड़ा हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी किसी जमाने में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल है, एक खुशी का मौका है। तो ये अल्पसंख्यकवाद के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक नियम, अच्छा एक तरीका सामने आया है। सामाजिक विविधताओं का शासन में भागीदारी देने के
अब मतलब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हम यूनिट 2 में कवर अप कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो फोर्थ पॉइंट एंड इट इज द लास्ट पॉइंट जिसको हम कवर कर रहे हैं। सत्ता के बंटवारे का एक समूह। हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के अलग अलग तरीके का लक्ष्य करता है। यानी कि सत्ता में जब ये बंटवारा होता है तो इसका एक और नियम होता है, एक और रूप होता है कि ये जो सत्ता में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सत्ता में जो पार्टी है, उस पर एक दबाव का कार्य करे, आंदोलन करे, अगर वो अच्छे से प्रभावित नहीं हो पा रहा है उस पर नियंत्रण रखे। ये भी सत्ता के बंटवारे का ये लक्ष्य होता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लक्ष्य क्या है। ठीक है, लोकतंत्र के जो लोग हैं वो सत्ता के जो दावेदार है उनको चुनते हैं। किसके द्वारा? चुनाव, उनके लिए चुनाव होते हैं। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जो विभिन्न पार्टियां हैं उधर उपलब्ध होती है, यानी कि सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी को ही वोट नहीं देना, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। 4 5 6 7 जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं उन सभी में हम किसी भी एक व्यक्ति को वोट कर सकते हैं, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट कर सकते हैं। जो सत्ता के लिए जो पार्टियां है वो आपस में बहुत कंपटीशन करती है कि भाई इस बार हम आए, इस बार हम आए, तो इसलिए ये क्या करती है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही होती है अपने देश में, ताकि ये सत्ता से बाहर न चली जाए। एक समधि के बाद, मतलब इस समावधि के बाद में, मतलब एक टाइम के बाद में अगर आप कभी गौर करेंगे तो जो सत्ता है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच वाले लोगों के पास में, अलग अलग समूह, सामाजिक समूह के पास में ये आती जाती रहती है। इससे क्या है, इससे जो लोग हैं, लोगों की ये प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिलती है सत्ता में, कि पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का, किसी भी जगह का, मतलब भारत में अगर पर्टिकुलर एक जगह में, एक देश में कहीं से भी जो व्यक्ति है वो सत्ता की साझेदारी को, अपनी भागीदारी दिखाने आ सकता है। ताकि जो 2 से अधिक पार्टियां होती है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती है तो ये सामने से अच्छे तरीके से दिखता है कि लोकतंत्र का कितना उपयोग उस देश में हो रहा है। लोकतंत्र हमें व्यापार, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, इन सभी के भी संगठन बने हुए होते हैं जो कि इनके हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं। सरकार भी इन सभी समितियों, इन सभी समूहों को सीधा भागीदारी दिखाते हुए इनकी बातों को, इनकी नीतियों को अपनाने का कार्य करती है। मतलब अगर ये मान नहीं होती है सरकार, अगर ये सब बात मान नहीं रही होती है, तो ये सारे जो संगठन है ये दबाव बनाकर अपनी भागीदारी सत्ता को दिखाते हैं कि भाई हाँ, हम भी इस देश का एक हिस्सा है। तो आपने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया ये पूरा चैप्टर। जो चैप्टर 3 है उसमें हम राजनीतिक दलों को कवर कर रहे होंगे कि वो किस तरीके से सारे कार्यों को कर रहे होते हैं। ये इसका जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम कवर करेंगे कल की वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है, नहीं आई है, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हैं। हाईलाइटेड एनसीईआरटी आप लोगों को मिल चुकी है और होपफुली आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो प्लीज बताओ। और आप अभी ये वीडियो कितने बजे देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।